बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। इस उम्मीद से आप खुशो-खुर्रम होंगे और दूसरे आपकी ज़ात से खुशो-खुर्रम। अल्लाह हम सबको खुशो-खुर्रम रखे, आमीन। मौज़ू आपके सामने लिखा है जी। आज हम साले दवम मुतालिया पाकिस्तान का बाब नंबर 5 देख रहे हैं, पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। इस सिलसिले में आज तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने वफाकी निज़ाम हुकूमत को देखा, दूसरे में सूबाई निज़ाम हुकूमत को देखा और आज तीसरे लेक्चर में हम मकामी हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट को देख रहे हैं। अगर आपने पहले दो लेक्चर से बात नहीं की तो समाप्त कर लीजिएगा, क्योंकि तसलसल में बात समझना आसान होता है जी। ये पहली लाइन तो हर लेक्चर में लिखी हुई है, पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा क्या है। आज के दिन हम सफ़ा नंबर 76 से सफ़ा नंबर 79 यानी 79 तक का मुतालिया करेंगे। किताब आपके सामने हो तो आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले हम पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा देखते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973, इसके तहत पाकिस्तान वफाकी पार्लिमानी मुल्क है। वफाक एक ऐसा मुल्क होता है जहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है मरकज में, उसके तहत डिफरेंट यूनिट्स, जिस तरह सूबे हैं हमारे पाकिस्तान में, और हर यूनिट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर हुकूमत है पाकिस्तान, नीचे चारों सूबों की चारों सूबाई हुकूमतें होती हैं। तो हम वफाकी पार्लिमानी मुल्क है जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ जिले हुकूमतें भी काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसको लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो हमने वफाकी हुकूमत देख ली, सूबाई हुकूमत देख ली, आज हम बात करेंगे जिले हुकूमतों। सबसे पहले इसका पस मंजर समझें, मकामी हुकूमतों का तारीखी पस मंजर, यानी ये सिस्टम बड़े स्कीर में कब आया, किस तरह आया, कौन लाया और क्यों लाया। सबसे पहले अंग्रेजी दौरे हुकूमत में 1884 में वायसराय हिंद लॉर्ड रिपन ने ये निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें जिले और तहसील सतह पर बोर्ड कायम किए गए और बराह रास्त आवाम को नुमाइंदगी दी गई। अब जरा पस मंजर समझें। बड़े सगीर के लोगों का ये शिकवा था, यहाँ के तमाम लोगों का, हिंदू मुसलमान सिख तमाम कम्युनिटीज, कि अंग्रेज आकर हम पर 7 समंदर पार से हुकूमत कर रहा है और हुकूमत में यहाँ के मकामी लोगों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा। मकामी लोगों को भी शरीक किया जाए निज़ाम हुकूमत में, ताकि आवाम के हकीकी मसाइल हुकूमत तक पहुँच सके। देखिए, जो बरतानिया से आके हुकूमत करेगा वो ये तो नहीं जानता कि हिंदुस्तान की क्या मसाइल है, लोगों के क्या मसाइल है। मसाइल मकामी लोग ही जानते हैं। तो मकामी लोगों को शामिल किए बगैर कोई सिस्टम अच्छा नहीं चल सकता। लिहाजा अवाम के इस मुतालबे पर लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराए लोकल बोर्ड, तहसील और जिला की सतह पर। लेकिन इनका अमलन कोई फायदा नहीं। अवाम की ख्वाहिशात पर बोर्ड तो बना दिए गए, सियासी रिश्वत दी गई, लेकिन ना तो इन बोर्ड्स को इख्तियारात दिए गए, ना ही मुनासिब फंड्स दिए गए। ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई थी लोगों को खुश करने के लिए, या बोर्ड में जो मेंबरान लिए गए उनको नवाजने के लिए। अंग्रेज की ये पॉलिसी रही कि जो मजबूत और ताकतवर तबके उनको अपने साथ मिला लिया। तो इस निज़ाम का असल मकसद अवाम के हकूक की बहाली नहीं था, बल्कि सरकर्दा लोगों को अपने साथ मिलाना था, ताकि उनको एक रिश्वत के तौर पे ये मेंबर बना दिया जाए, ताकि वो अंग्रेज सरकार के दस्तबाजू बने। बज़ाहिर एहसान आवाम पर किया गया कि आवाम की ख्वाहिश पर ये बनाया गया। तो इस पस मंजर को समझें। ये सिलसिला चलता रहा पूरे अंग्रेजी दौर में, हत्ता के पाकिस्तान बनने के बाद भी 1958 तक यही सिस्टम चलता रहा। लेकिन अमलन गैर मौसत है, इसका फायदा कोई था नहीं, सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल होता था। जब जनरल अयूब खान ने मार्शल लगाया तो उन्होंने इस सिस्टम को खत्म किया और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम। यह 27 अक्टूबर 1959 को इंट्रोड्यूस कराया गया और बताया गया
कि इस सिस्टम से आवाम को बहुत फायदे हासिल होंगे, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। लेकिन इसमें भी वो कामयाबी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, क्योंकि बुनियादी तौर पर इसको इंतखाबी इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी डायरेक्ट इलेक्शन की बजाय इनडायरेक्ट इलेक्शन कराए गए। अयूब खान जनरल थे, फौजी सरबराह थे, लेकिन वो सदर मुंतखब होना चाहते थे। उनको लगता था कि बराह रास्त इलेक्शन हुए तो सदर मुंतखब नहीं हो सकते, सो उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन की बजाय इनडायरेक्ट इलेक्शन का रास्ता अपनाया, यानी बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम बनाया। इसमें कौंसलर मुंतखब हुए पूरे मुल्क से, और फिर उन कौंसलर्स ने सदर को मुंतखब करना था। ये हजारों में थे। देखिए, मुल्क के अवाम की तादाद करोड़ों में होती है, कौंसलर हजारों में थे। आप करोड़ों लोगों को रिश्वत देकर साथ नहीं मिला सकते, लेकिन चंद हजार लोगों को ब्राइब किया जा सकता है, रिश्वत दी जा सकती है, फंड्स देकर, पैसे देकर साथ मिलाया जा सकता है। तो अयूब खान ने दरअसल इस सिस्टम को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। कुछ लोग मुंतखब हुए बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम में, बीडी सिस्टम में, उनको फंड्स दिए गए और फिर उनके जरिए अयूब खान ने अपने आप को सदर मुंतखब कराया। यानी इस सिस्टम का मकसद दरअसल आवाम की हकूक की बहाली नहीं था, बल्कि इसको इंतखाबी इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया। सदर ने अपने इख्तियारात अपने आप को मुंतखब कराने के लिए, दावा ये दिया गया कि इससे इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। देखिए, सिस्टम अच्छा था। अगर मेरी गली का बल्ब खराब है, गटर का ढक्कन नहीं है, तो मैं अब जाके सदर वज़ीर-ए-आज़म को तो नहीं कहूंगा, गवर्नर को तो नहीं कहूंगा, ना वो मुझे मिलेंगे, ना ही वो मेरी बात सुनेंगे। बल्कि आप देखिए, जो बड़े अहदेदार सदर गवर्नर होते हैं, वहां अपने मिलना तो दरकिनार, जिस रोड पर उनका घर होता है उस रोड पर नाके लगे होते हैं, आप उस रोड पे दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर मेरे मसाइल कौन हल करेगा? इसके लिए सिस्टम बनाया गया था लोकल गवर्नमेंट के, लोकल नुमाइंदे होंगे, गली मोहल्ले से नुमाइंदे होंगे, उनके जरिए मसाइल हल कराए जाए। मकसद तो बहुत नेक था, लेकिन मैंने भी आपको बताया अमलन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने अपने आप को सदर मुंतखब कराने के लिए सिस्टम को इस्तेमाल किया। फिर एक और बात भी थी, दुनिया को दिखाना भी होता है। आप सब जानते हैं तमाम दुनिया फौजी आमरीत के खिलाफ, तो दुनिया को दिखाने के लिए कि जनाब नहीं, हमारे यहाँ जमहूरियत है, ये देखें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जो हुकूमत चला रहे हैं। तो आलमी बरादरी को और मुल्क को धोखा देने के लिए भी सूरत हाल थी। ज़ियोनक गए तो उनका सिस्टम भी साथ चला गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत आती है, वो चली जाती है। इसके बाद मोहम्मद ज़ियोनक की हुकूमत आती है, ये भी फौजी सरबराह थे, फौजी आमिर थे। इन्होंने भी बिल्कुल वही काम किया अयूब खान की तरह से। 1969 में मकामी हुकूमतों का निफाज का ऐलान किया। मकसद वही था कि अवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल होते रहें। लेकिन असल बात वो जो मैंने अर्ज की, जमहूरियत तो थी नहीं, असम्बलियाँ तो थी नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए कि जनाब हमारे यहाँ मार्शल नहीं है, फौजी हुकूमत नहीं है, आवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं जो आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। हालांकि अमलन इनका भी कोई फायदा नहीं हुआ, ये बात भी चली गई। उसके बाद देखिए, अयूब खान भी फौजी थे, तो एक जमहूरियत का चेहरा दिखाने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया। ज़ियाउल हक भी फौजी आमिर थे, उन्होंने भी यही किया, और बिल्कुल वही काम जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी किया जो अपने वक्त के फौजी आमिर थे। उन्होंने भी यही काम किया, लोकल गवर्नमेंट मकामी हुकूमतों का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया 2001 में। दावा यह किया गया कि ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है, वो जो पिछले सारे सिस्टम में जो खराबियां थी वो इसको दूर कर देगा और ये बेहतरीन सिस्टम होगा। अगरचे किसी हद तक इसने काम किया, लेकिन फिर वही बात, वो जो बुनियादी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी। अवाम के जो दरीना मसाइल थे वो अब भी हल नहीं। वजह समझे, तीनों सिस्टम्स में अयूब खान का हो या ज़ियाउल हक का हो या परवेज मुशर्रफ का हो, ये तीन फौजी आमिर थे। इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ भी जमहूरियत है, अपने जाती मकासद के लिए इन सिस्टम्स को इस्तेमाल किया। लेकिन बहरहाल 2010 में आइन में 18वीं तरमीम की गई। ये बहुत अहम तरमीम थी, इसमें आइन में बहुत सी तब्दीलियां लाई इस तरमीम ने। इस आइनी तरमीम के जरिए
आर्टिकल 1940 में इजाफा किया गया 140A का, 140A का इजाफा किया, जिसके तहत सूबों पे लाजमी करार दिया गया कि वो मकामी हुकूमतें कायम करें, हर सूबा कानून बनाए और लोकल गवर्नमेंट्स कायम करें। यानी सूबों को आइन के तहत आइन में तरमीम करके पाबंद कर दिया गया कि वो लाजमी तौर पर लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम कायम करेंगी। एक बड़ी अहम पेशरफ थी। लिहाजा इसके मुताबिक चारों सूबों में 2013 में कवानीन पास किए गए लोकल गवर्नमेंट के, जिसके तहत आगे फिर लोकल गवर्नमेंट बनी भी सही। ये भी हकीकत है कि चारों सूबे दिल से सूबे इस पर अमल नहीं करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे इख्तियारात नीचे अवाम तक पहुंचे, लेकिन क्योंकि एक आईनी मजबूरी थी, मजबूरन उनको कानून मंजूर करने पड़े। और अजीज तलबा, आप जानते हैं जो काम शौक से ना किया जाए, मजबूरी से किया जाए, तो उसके वो असरात नहीं आते जो आने चाहिए। बहरहाल 2013 में जब सूबों में मकामी हुकूमतों के कानून मंजूर हुए, चारों सूबों ने अलग अलग किए, जिसके तहत देहातों में 2 दर्जाती यानी 2 स्टेप्स में और शहरों में 3 दर्जाती निज़ाम कायम किया गया। यानी देहाती इलाकों में अवामी नुमाइंदगी के 2 इदारे बनेंगे, शहर में 3 इदारे बनेंगे। ये अलग बात है कि खैबर पख्तूनख्वान में देहात में भी 3 इदारों का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये तो मुख्तसर तारीखी पस मंजर था मकामी हुकूमतों का। अब जो मैंने आपको अर्ज की कि देहाती इलाके में 2 दर्जाती, शहरी इलाकों में 3 दर्जाती निज़ाम कायम किया गया। अब जरा हम उसकी तफसील देखेंगे। आपकी बुक के सफर नंबर 70 पे देहाती इलाकों में जो आपको अर्ज की 2 दर्जाती निज़ाम था, वो क्या था? जिली हुकूमत और यूनियन कौंसिल, ये 2 दर्जाती निज़ाम बनाया गया देहाती इलाकों के लिए। लेकिन आपके सामने है शहरी इलाकों के लिए 3 दर्जाती निज़ाम बनाया गया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी। तो आप देखिए देहाती इलाकों के लिए 2 दर्जाती निज़ाम है, शहरी इलाकों के लिए 3 दर्जाती। तो अगर तफसील से देखते हैं हम, जिली हुकूमत देहाती इलाकों में जो 2 दर्जे बनाए गए, जिली हुकूमत और यूनियन कौंसिल। जिली हुकूमत जाहिर है यूनियन कौंसिल यूनियन की सतह पर थी, छोटे लेवल पर थी, और जिली कौंसिल पूरे जिले की सतह पर थी। जिली कौंसिल में एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, अरकान होंगे, चीफ ऑफिसर होगा, तालीम और सेहत की चंद अथॉरिटीज भी मौजूद होंगी। ये सब मिलके बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। चेयरमैन का इंतखाब कसरत राय से किया जाएगा। पहले ही इजलास में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। जाहिर है चेयरमैन हर इजलास की सदारत करेगा, और अब चेयरमैन नहीं होगा तो उसकी जगह पे वाइस चेयरमैन सदारत करेगा। लेकिन पहले ही इजलास में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब कर लिया जाएगा। अब ये इस बात को समझें कि जिली कौंसिल के जो अरकान हैं, इनका बराह रास्त चुनाव नहीं होता, यानी लोग डायरेक्ट वोट नहीं देंगे, लोग वोट देंगे यूनियन कौंसिल के मेंबर। लोग यूनियन कौंसिल मुंतखब करेंगे और फिर यूनियन कौंसिल्स के चेयरमैन, बात को समझे, यूनियन कौंसिल को आवाम मुंतखब करेंगे। जितनी भी शहर में यूनियन कौंसिल्स होंगी, हर यूनियन कौंसिल का चेयरमैन जिले हुकूमत का मेंबर होगा। यानी जिले हुकूमत के जो मेंबरान होंगे उनका बराह रास्त इंतखाब नहीं होगा, उनका इंतखाब होगा यूनियन कौंसिल के जरिए। यूनियन कौंसिल का इंतखाब आवाम करेंगे और फिर यूनियन कौंसिल के चेयरमैन मिलके जिले हुकूमत का इंतखाब करेंगे। यानी जिस तरह से आपको तमाम यूनियन कौंसिलों के जो चेयरमैन होंगे तो दरअसल जिला कौंसिल के मेंबर होंगे। जिले हुकूमत कह लें, जिला कौंसिल कह लें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कह लें। अलबत्ता खवातीन के लिए, किसानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, नौजवानों के लिए और टेक्नोक्रेट्स के लिए नशिस्तें मखसूस की जाएंगी। वो किस तरह मखसूस की जाएंगी, इसको भी देख लीजिए। जिला कौंसिल में जहां 15 या 15 से कम खवातीन होंगी तो वहां खवातीन के लिए नशिस्तें मखसूस होंगी। 3 नशिस्तें किसानों के लिए मखसूस होंगी। 5 या 5 से कम अगर लोग होंगे गैर मुस्लिम तो उनके लिए नशिस्तें मखसूस होंगी। 1 नशिस्त
टेक्नोक्रेट की होगी और एक नशिस्त नौजवानों के लिए होगी। टेक्नोक्रेट कहते हैं अपने शोबे का माहिर, उसको टेक्नोक्रेट कहते हैं। एक सीट उसकी होगी और एक सीट नौजवानों में से मुंतखब किए जाएंगे। चीफ ऑफिसर ये सरकारी मुलाजिम होगा, यानी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ज़िले हुकूमत में चीफ ऑफिसर को। ये क्या करेगा, ये जितने भी जिले के प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने भी तरक्याती काम हो रहे होंगे, उन सब की निगरानी करेगा। तो क्या बात हुई, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अरकान, चीफ ऑफिसर और तालीम और सेहत की अथॉरिटीज बनाई जाएंगी। इन अथॉरिटीज के मेंबरान भी हुकूमत ही नामजद करेगी, जो तालीम और सेहत के शोबों को देखेंगे। तालीम के शोबों को देखेंगे, स्कूल में क्या काम हो रहा है, किस तरह काम हो रहा है, स्कूलों के क्या हालात हैं, और निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगी। इस तरह सेहत की अथॉरिटीज हॉस्पिटल्स को चेक करेगी, अद्वियात को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी और सेहत की हालत को बेहतर करेगी। जिस तरह भी आपको इसकी जिले हुकूमत में क्या होगा, चीफ ऑफिसर सरकारी मुलाजिम होगा, वो तमाम मनसूबों का निगरान होगा। और जिस तरह भी आपको बताया, हुकूमत के नामजद अरकान, यानी हुकूमत नॉमिनेट करेगी इनको, वो तालीम और सेहत पर काम करेंगे। अथॉरिटीज बनाई जाएंगी सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, जिसके मेंबरों को और सरबराहों को हुकूमत नामजद करेगी। वो तालीम और सेहत के मायार को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेगी। तो ये तो बात हो गई जिली गवर्नमेंट, जिसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं। इसके बाद अभी आपको अर्ज की थी कि दही इलाके में 2 दर्जाती निज़ाम होगा। जिली हुकूमत जिले की सतह पर होगी, उसके बाद यूनियन काउंसिल होगी जो यूनियन की सतह पे होगी। यूनियन छोटी छोटी डिवीजन्स की गई हैं। यूनियन काउंसिल में भी चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, 6 जनरल काउंसलर्स होंगे, जिनका इंतखाब बराह रास्त आवाम करेगी। मैंने भी अर्ज की, यूनियन काउंसिल्स के मेंबरान का इंतखाब आवाम करेगी, और जब यूनियन काउंसिल के काउंसलर्स बनेंगे, वो अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे, और हर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जिले हुकूमत का मेंबर बनेगा। जिले हुकूमत के जो असेंबली होगी, जिला काउंसिल, उसका इंतखाब अवाम नहीं करेंगे, अवाम इंतखाब करेंगे यूनियन काउंसिल का, और फिर हर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जिले हुकूमत या जिला काउंसिल का हिस्सा बनेगा। यानी यूनियन काउंसिल के अरकान का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, बराह रास्त होगा, जबकि जिले हुकूमत का इनडायरेक्ट बिलवास्ता होगा। यूनियन काउंसिल में भी मखसूस नशिस्तों पर चुनाव होगा, यानी इलेक्शन के जरिए बात नहीं होगी, बल्कि वहां भी उनकी मखसूस नशिस्तें होंगी। वो क्या होंगी, औरतों के लिए एक नशिस्त होगी, किसान के लिए होगी, नौजवानों के लिए होगी, और गैर मुस्लिमों के लिए भी मखसूस नशिस्त होगी। मैं दोबारा दोहरा दूं, मखसूस नशिस्तों का मतलब ये है कि उनका इंतखाब आवाम डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि यूनियन काउंसिल के जो मेंबरान मुंतखब हो जाते हैं, वो फिर मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब करते हैं। तो इस तरह तो हमने देखा देहाती इलाके में जो निज़ाम 2 दर्जाती निज़ाम थे, एक था जिली हुकूमत के निज़ाम, यूनियन काउंसिल का निज़ाम। अब आ जाए शहरी इलाकों। शहरी इलाकों में लोकल गवर्नमेंट के तहत शहरी इलाकों में 3 दर्जाती निज़ाम होता है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होती है, जो उससे निस्बतन छोटे शहर हैं वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, और जो उससे भी छोटे शहर होते हैं वहाँ म्यूनिसिपल कमेटी होती है। यानी 3 में से एक इदारा होगा। छोटे शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी, उससे बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उससे बड़े शहरों में जिस तरह लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद, वहां मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में भी बिल्कुल उस तरह से मेयर होगा जिस तरह जिले हुकूमत में चेयरमैन था, लेकिन कॉर्पोरेशन में मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा, अरकान होंगे और चीफ ऑफिसर होगा। इन सब का इंतखाब, मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब पहले इजलास में किया जाएगा, कसरत राय से होगा। जिसने ज्यादा वोट ले लिए, मेयर ज़ाहिर सरबराही करेगा इजलास की, और मेयर की अदम मौजूदगी में डिप्टी मेयर इजलास की सरबराही करेगा। चीफ ऑफिसर सरकारी ऑफिसर होगा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर नुमाइंदा होगा,
जो यूनियन कौंसिल में तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेगा, सुपरवाइज करेगा। मैंने भी आपको बार बार अर्ज की कि जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन होगा, सॉरी ये हमने देखा था उसमें देहाती इलाकों में, शहरी इलाकों में भी ऐसे ही होगा कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मेंबरान का इंतखाब डायरेक्ट नहीं होगा, अवाम नहीं करेंगे, बल्कि जो म्यूनिसिपल कमेटी के का चेयरमैन होगा, यानी शहर में जितनी कमेटीज होंगी उनके जो चेयरमैन होंगे यूनियन कौंसिलों के, वो ही मेंबर बन जाएंगे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। दोबारा दोहरा दूं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में मेंबरान का इंतखाब डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि जिस तरह हमने ऊपर देखा यूनियन कौंसिल होती हैं, यूनियन कौंसिल को अवाम इलेक्ट करते हैं, फिर यूनियन कौंसिल के मेंबरान अपने चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। हर यूनियन कौंसिल का चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का मेंबर होता है, यानी म्यूनिसिपल कमेटी या यूनियन कमेटी का इलेक्शन बराह रास्त अवाम करते हैं, और फिर म्यूनिसिपल कमेटी या यूनियन कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो मेंबर बन जाते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अरकान का बराह रास्त इंतखाब नहीं होता, ये ज़हन में रखिए। देहाती इलाकों में भी यही था कि जिले हुकूमत का बराह रास्त इंतखाब नहीं होता था, बल्कि यूनियन कौंसिल का चेयरमैन जिले हुकूमत का मेंबर भी होता था। बिल्कुल वैसे ही शहरों में यूनियन कौंसिल या म्यूनिसिपल कमेटी का जो मेंबर है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का मेंबर भी होगा। इसमें मैंने लिखा तमाम यूनियन कौंसिलों के चेयरमैन बलिहाज होता मेंबर होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में 45 मखसूस नशिस्तें भी होंगी, 45 ऐसी नशिस्तें होंगी जिस पर बराह रास्त इंतखाब नहीं होता, बल्कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मेंबरान ही इनका इंतखाब करते हैं। इन 45 नशिस्तों में से 25 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस हैं, सिर्फ खवातीन ही मुंतखब होंगी, 5 वर्कर्स के लिए, 2 नौजवानों के लिए और 10 नशिस्तें गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस कर दी जाती हैं। तो इस तरह से ये मुकम्मल होती है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। अब जिस तरह आपको उसकी ये नहीं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी होगी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, एक ही होगा। छोटा शहर है तो म्यूनिसिपल कमेटी होगी, सिर्फ म्यूनिसिपल कमेटी। बड़े शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, उससे बड़े शहर में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होगी। मेट्रोपॉलिटन को हमने देख लिया, बात है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो देख मैंने वही चीज बारे की। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बिल्कुल वैसे ही मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा, अरकान होंगे, वैसे ही चीफ ऑफिसर होगा, और बिल्कुल उसी तरह यूनियन कौंसिलों के जो चेयरमैन होंगे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर होंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंतखाब भी बराह रास्त नहीं होता, बल्कि यूनियन कौंसिल के चेयरमैन ही इसके मेंबर बन जाते हैं। इसमें भी मखसूस नशिस्तें होती हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरह, जिसका चुनाव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अरकान करते हैं। अजीज तुल्बा, जब छोटे शहर हैं वहां कॉर्पोरेशन नहीं होती, वहां म्यूनिसिपल कमेटियां होती। बात बिल्कुल वही है, बड़े शहरों में कॉर्पोरेशन होती है, छोटे शहर में कमेटी होती है। फर्क क्या है? कॉर्पोरेशन का मेयर और डिप्टी मेयर होता है, जबकि कमेटी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। इख्तियार बिल्कुल वही होते हैं, चेयरमैन सरबराही करेगा, चेयरमैन नहीं होगा तो वाइस चेयरमैन सरबराही करेगा, और चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव पहले इजलास में अक्सरियत राय से किया जाएगा। चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, अरकान होंगे, चीफ ऑफिसर होगा जो बार बार अर्ज करूं कि सरकारी मुलाजिम होगा। म्यूनिसिपल कमेटी के अरकान बराह रास्त अवाम मुंतखब करते हैं। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, म्यूनिसिपल कमेटी के अरकान बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे, और फिर वो अरकान क्या करेंगे? अपने चेयरमैन का इंतखाब करेंगे, और जो यूनियन कौंसिल का चेयरमैन होगा वही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या मेट्रो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर भी बन जाएगा। यहां भी मखसूस नशिस्तों पर चुनाव होगा कमेटी के हवाले से भी। जी दोबारा दोहरा दूं बुनियादी बात को,
देहाती इलाकों में ज़िली हुकूमत के मेम्बरान आवाम नहीं मुंतखब करते, आवाम यूनियन कौंसिल के मेम्बरान मुंतखब करते हैं और हर यूनियन कौंसिल का चेयरमैन ज़िली हुकूमत का मेंबर बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह से शहरी इलाकों में भी कारपोरेशन के अरकान का बराह रास्त इंतखाब नहीं होता, बल्कि यूनियन कौंसिल का चेयरमैन ही इनका मेंबर होता है। तो इस तलबा ये तुमने देखा कि देहाती इलाकों में 2 दर्जाती निज़ाम था, ज़िली हुकूमत और यूनियन कौंसिल का। शहरी इलाकों में 3 दर्जाती निज़ाम था, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी का। बात को आगे बढ़ाते हैं। मकामी हुकूमतों के फ़राइज़ और इख्तियारात कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है इनके फ़राइज़ क्या हैं, इनके इख्तियारात क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं ज़िला कौंसिल। हमने ऊपर हमने पढ़ा ज़िली हुकूमत का ज़िला, देहाती इलाकों में ज़िली हुकूमतों में देखिए इसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहेंगे और उस कौंसिल को हम ज़िलाई कौंसिल यानी ज़िलाई हुकूमत के ज़िली कौंसिल एक ही बात। इसके फ़राइज़ क्या है? सबसे पहला तो जिस तरह सूबाई असम्बली सूबे के बजट की मंजूरी देती है और पार्लियामेंट पाकिस्तान के बजट की मंजूरी देती है, बिल्कुल इस तरह ज़िला कौंसिल ज़िले के सालाना बजट की भी मंजूरी देती है और टैक्सों की भी मंजूरी देती है। ज़िले कौंसिल के मंजूरी के बगैर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल उसी तरह दूसरे इख्तियारात ये हैं कि ये पूरे ज़िले के तमाम ऑफिसरों की कारकर्दगी की निगरानी करती है ज़िला कौंसिल, उनको सुपरवाइज करती है, देखती है कि क्या अपनी ड्यूटीज ठीक अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। फिर आप देखें जहाँ बजाय तजावज़ात कायम कर दी जाती हैं, दुकानें बढ़ा दी जाती हैं, आवाम को मसाइल होते हैं, ट्रैफिक को मसाइल होते हैं, ज़िला कौंसिल का फ़र्ज़ है कि तजावज़ात का खात्मा करे, उनको हटाए, रोड्स को कुशादा करे, ट्रैफिक के मसाइल ना हो। फिर मंडियों का क़याम, जिस तरह जब बड़ी ईद होती है तो वो मकामी हुकूमत के हवाले से हम ज़िला कौंसिल के फ़राइज़ देख चुके हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़िला लेवल पे ज़िला कौंसिल होती है और यूनियन लेवल पर यूनियन कौंसिल बनाई जाती है। आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि यूनियन कौंसिल के कौंसलर्स का इंतखाब बराह रास्त आवाम करते हैं और हर यूनियन कौंसिल का चेयरमैन ज़िला कौंसिल का मेंबर होता है। बहरहाल बात आगे बढ़ाते हैं। यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ तकरीबन वही है जो आप ज़िला कौंसिल में पढ़ चुके हैं। बजट भी मंजूर करती है यूनियन कौंसिल, टैक्सों की मंजूरी भी देती है और टैक्सों की वसूली भी करती है। फिर एक सिस्टम पंचायत का बनाया गया, यानी अगर लोगों के झगड़े हैं तो मामला अदालत में ले जाने की बजाय, पैसा और दौलत जाया करने की बजाय पंचायत में यानी लोग आपस में तस्फिया कर ले, तो पंचायत के लिए जो मेंबरान होते हैं तस्फिया करने के लिए, उसका चुनाव भी यूनियन कौंसिल करती है। अवामी रास्तों की बहाली और रोशनी का इंतजाम, अगर रास्ता खराब है, उसमें कोई रुकावट है, उसमें कोई गड्ढा है या तंग है तो उसको कुशादा करना, लाइट्स का इंतजाम करना, ये भी यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ में शामिल होता है। फिर चौथे नंबर पर देखें, पीने के पानी और ज़राअत के पानी की फराहमी। आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया पहुंचाना भी इनकी जिम्मेदारी है और ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी मुहैया करना भी बुनियादी तौर पर यूनियन कौंसिल की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि यूनियन कौंसिल आमतौर पर देहातों में होती है, ज़ाहिर छोटे शहरों में देहाती इलाका ज्यादा है तो वहाँ ये पानी का बड़ा इशू होता है। मवेशियों के लिए पानी और चरागाह का इंतजाम, खास तौर पे बड़ी मवेशियों के हवाले से जब कुर्बानी के दिन होते हैं उनके लिए खास जगह हो, सायादार शेड हो, उनको पानी का इंतजाम और मुनासिब इंतजाम किए जाए कि उन तक चारा सही अच्छा पहुंच सके। आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़, उसमें डिस्पेंसरी हो सकती है, छोटा हॉस्पिटल हो सकता है, उसकी सुपरविजन। ज़िली हुकूमत की मंजूरी से सनत, ज़राअत और कमर्शियल मार्केटों का बंदोबस्त करना, लेकिन यूनियन कौंसिल खुद नहीं कर सकती, पहले उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ज़िली हुकूमत से या ज़िला कौंसिल से अप्रूवल लेनी होती है ये सारा कुछ करने के लिए। तो जी तलबा ये तो हो गए यूनियन कौंसिल के फ़राइज़, ये तकरीबन वही थे जो ज़िला कौंसिल के थे। अब आगे बढ़े शहरी इलाकों की तरफ, जहाँ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होती है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, तो आप देखें तकरीबन वही फ़राइज़ है। मुख्तलिफ मनसूबों को मंजूर करना, फिर उन पर इतलाक करना यानी अमल कराना। अब हम देख रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ़राइज़, कवानीन को मंजूर करना, इन्फोर्स करना, नाफिज करना यानी अमल दरामद कराना शामिल है। ट्रैफिक निज़ाम की बहाली, बड़े शहर है, ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा होते हैं,
तो उसको बहाल करना भी, वो उन रुकावटों को दूर करना जो इसमें आते हैं वो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फर्ज बनता है। उसी तरह से साफ पानी की फराहमी, गंदे पानी का खराज, आवाम को पीने का साफ पानी मिले, गंदे पानी का खराज जिसे सीवरेज सिस्टम कहते हैं वो बेहतर हो, और कहीं पानी खड़ा ना रहो, बीमारियों वलादत की वजह ना बने। इंडस्ट्री, ज़राअत, मार्केटों और रिहायशी स्कीमों के लिए जगह फराहम करना भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है। कहाँ इंडस्ट्री बननी चाहिए, ज़री इलाका कहाँ होना चाहिए, मार्केट्स कहाँ होनी चाहिए। फिर आप देख लें जिस तरह नए सिलसिला हो गया, स्टैंड्स है, मोटरसाइकिल स्टैंड है, गाड़ियों का स्टैंड है, उसके लिए जगह फराहम करना, उसके लिए ठेका देना, इंतजाम करना, ये सब भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फराइज में शामिल होता है। बाई लॉज, एक तो लॉज होते हैं, फिर उन लॉज को अमल करने के लिए जो मजीद कवानीन बनाए जाते हैं उनको बाई लॉज कहते हैं, यानी उर्दू में इसको झैली कवानीन कहेंगे। वो बनाना, लागू करना, शहर से तजावजात को हटाना ताकि ट्रैफिक के बहाव में मसला ना बने, इश्तहारात के लिए जगह मुख्तिस करना, एडवर्टाइजमेंट का दौर है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, उनके लिए जगह फराहम करना, इश्तहार देना और उसकी आमदनी को मैनेज करना, ये भी इन्हीं का काम होता है। माहौल की बहाली के लिए इकदाम करना भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फराइज में आता है। लाइब्रेरियां, अजायबघर, मुसव्वरी के मराकज का कयाम और बहाली, इसका मतलब ये होगा तहजीब व सकाफत, वो चीजें जो तहजीब व सकाफत में ममदो मुआवन होती हैं उनके लिए काम करना, इल्म की सहूलियात फराहम करना, ये भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फराइज में है। सालाना बजट तैयार करना, उसकी मंजूरी देना, टैक्स लगाना और टैक्सों को वसूल करना भी शामिल है। खेलों, मेलों और मंडियों का इनाकाद, यानी आवाम की ये सहूलियात होती हैं, इसका इंतजाम भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करना होता है। मुख्तलिफ कामों के लिए लाइसेंस जारी करना, परमिट जारी करना, इजाजतनामे जारी करना, जिस तरह मैं आपको अर्ज की कि स्टैंड का कारोबार हो सकता है, ये साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड वगैरह, या रमजान शरीफ में दुकानों को खोलने के लिए इजाजतनामे इस तरह के हो सकते हैं। ये सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फराइज हैं। मुस्तकीन की मदद करना, यतीम है, बेवा है, मोहताज है, उनकी मदद करना भी इनके फराइज और में शामिल है। और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा दिलवाना। देखिए, उस कानून का फायदा कोई नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी पर सजा ना हो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कानून बनाएगी भी, उस पर अमल भी कराएगी और खिलाफ वर्जी पर सजा भी दिलवाएगी। आखिरी चीज जी, म्यूनिसिपल कमेटी के फराइज, सफा नंबर 80 तक हम पहुंच चुके हैं। अवामी मंसूबों की मंजूरी, ये लफ्ज कट गया, अवामी मंसूबों की मंजूरी देना, मालियात का इंतजाम करना, यानी उनके लिए फाइनेंस जनरेट करना। म्यूनिसिपल कमेटी ने मंसूबे बनाने भी होते हैं और मंसूबे के लिए फंडिंग भी करनी होती है, यानी पैसे इकट्ठे करने होते हैं मुख्तलिफ टैक्सेस लगाकर या मुख्तलिफ सर्विसेज की मद में फीस के जरिए। मकामी जमीनों की तकसीम और बंदोबस्त, अगर गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी हुई है उसको मुनासिब जगह पे, यानी आपने वहां कोई मंडी कायम करनी है, कोई मेला ठेला लगाना है, उसके लिए अलॉटमेंट करना। पार्कों और कब्रिस्तानों के लिए जगह मुख्तस करना, जिंदा है तो हमें पार्क चाहिए, मर जाएंगे तो कब्रिस्तान चाहिए, दोनों के लिए जगह की फराहमी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फराहमी में शामिल है। साफ पानी की फराहमी, गंदे पानी का निकास हम पहले ही पढ़ चुके। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में टैक्सों की मंजूरी और वसूली, टैक्स मंजूर भी करेंगे, इन्फोर्स भी करेंगे, उसको वसूल भी करेंगे। खेल के मैदानों और मवेशी मंडियों का कायम ब्रीड की जिम्मेदारी बन जाएगा। और जिस तरह ऊपर देख चुके, कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा दिलवाना। कमेटी के लिए कवानीन की मंजूरी, कौन सी कमेटी, यानी म्युनिसिपल कमेटी के लिए कानून बनाना, उन पे अमल कराना और अमल ना करने वालों को सजा दिलवाना भी म्युनिसिपल कमेटी के फराइज में शामिल है। तो इस तरह लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन एक एक बात बतानी जरूरी थी, वजाहत करनी जरूरी थी। इसी के साथ ही हमारा मकामी हुकूमतों का लेक्चर मुकम्मल होता है। उम्मीद है बहुत सी बातें आपके लिए नई होंगी, आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मुशर्रफ महमूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह।